नमस्कार दोस्तों। आज आप एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपने हौसले के बलबूते बहुत बड़ी सफलता उन्होंने अर्जित की है। और देखिए, कोई भी सफलता जब हमें मिलती है तो थोड़े से समय में और थोड़ी सी मेहनत से नहीं मिलती। उस सफलता को लोग देखते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे जो मेहनत होती है, उसके पीछे जो त्याग होता है, उसके पीछे जो बलिदान होता है, वो सब लोगों की नज़रों में नहीं होता। तो आज हम बात करने वाले हैं गीता मौर्य जी से, जिन्होंने एसआई के अंदर अपने इस प्रथम प्रयास के अंदर महिला वर्ग के अंदर 5वीं रैंक उन्होंने प्राप्त की। तो बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन इस छोटे से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रह करके और इन्होंने तैयारी की। तो ये एक उन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो ये कहते हैं कि हमारे पास सुविधाओं का अभाव है और हम तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि संसाधनों की कमी के कारण हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आज हम बात करने वाले हैं गीता मौर्य जी से कि उन्होंने किस प्रकार इसमें सफलता प्राप्त की। तो गीता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा एक बार फिर मेरे प्यारे साथियों के सामने कि आपने ये जो सफलता प्राप्त की, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अच्छा, मैं आपसे कुछ 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मार्गदर्शन मिल सके। तो सबसे पहली तो यही है कि आपको जो आप एसआई की तैयारी आपने स्टार्ट की, तो क्योंकि आपने सामान्य सी बात है कि काफ़ी समय तक तैयारी की होगी, तो स्टार्टिंग में जब आपने तैयारी शुरू की तो आपका मकसद एसआई बनना था या किसी और अहम को लेकर के आपने तैयारी शुरू की थी? इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर्वप्रथम मैंने मतलब एसआई नाम से कोई तैयारी नहीं की थी स्टार्टिंग में। तो जैसे मैं एमए बीएड हूँ, मैंने बीएड की है 2015 के अंदर। उसके बाद में मैंने रीट की तैयारी की थी। तो रीट के अंदर मेरे 62% है और मेरा सीटेट भी क्लियर है और मैंने एसएससी जीडी भी क्लियर किया है। 15 जनवरी 2020 को मेरा मेडिकल भी हो गया है सर इसके अंदर। फिर उसके बाद में जैसे एसआई की बात करते हैं तो जैसे अपने कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे मन में एक चीज़ होती है या फिर किसी व्यक्ति विशेष को देखकर हमारे मन में ऐसा होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो मेरे साथ भी एक घटना हुई कि मेरे फूफा जी है जो एएसआई थे, उनकी पोस्टिंग गड़साना के अंदर हुई। जैसे मतलब पहले कभी मैं किसी पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी व्यक्ति से नहीं मिली थी, तो जैसे ही वे पहली बार हमारे घर पे आए और सभी लोगों ने उनका मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, सभी उनकी मतलब बहुत ज़्यादा उनका सम्मान था। तो मेरे को भी ये लगा कि मेरे को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर मैंने 2016 के अंदर एसआई का फॉर्म फिल कर रखा था। उसके बाद में जैसे मैंने एसआई की तैयारी की स्टार्टिंग में, तो फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ 7 अक्टूबर 2018 को। फिर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसके बाद में 23 सितंबर 2019 को मेरा फिज़िकल हुआ था। उसके बाद 20 जुलाई 2020 को मेरा इंटरव्यू हुआ और मैंने ये सब चीज़ें क्लियर कर दी और अभी हमारा ये रिज़ल्ट आया सर। तो जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि स्टार्टिंग जो इन्होंने की थी एक एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होता है वो इन्होंने दिया। एसएससी जीडी के थ्रू पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर सिलेक्शन होता है, आपको पता हो तो। और हालांकि इन्होंने स्टार्टिंग जो की थी वो बिल्कुल शून्य से की थी और आज ये इस पद पे पहुंचे हैं। तो इनकी कड़ी मेहनत, इन्होंने बताया कि इनको प्रेरणा मिली इनके फूफा जी जो एएसआई थे, और उन्हीं से प्रेरणा एक प्रकार से लेकर के, क्योंकि उनका मान सम्मान सामान्य सी बात है हमारे समाज के अंदर, जो अधिकारी लोग होते हैं उनका बहुत मान सम्मान होता है। और उन्हीं से उनको देख करके इनको लगा कि क्यों ना मुझे भी इस प्रकार की वर्दी मिले, मेरे पास भी इस प्रकार के कंधे पे मेरे भी स्टार लगे। तो ये देख करके इन्होंने उसके बाद तैयारी शुरू की, इन्होंने बताया। तो ये तो थी इनकी सफलता के बारे में। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने मेहनत की, जो हमारे लिए मुख्य रूप से ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की थी और कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया, तो उसको लेकर के अगर हम बात करें तो गीता जी आप बताएंगे कि आपने जो तैयारी की थी वो आपका क्या शेड्यूल था और कितना मतलब आपको लगता है कि पढ़ना पड़ता है अगर इस प्रकार की जॉब अगर किसी को चाहिए, इस प्रकार के पद पे अगर कोई पहुंचना चाहिए तो उसको कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए, क्या उसका शेड्यूल होना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं जो आपके पास था। सर जैसे कोई भी स्टूडेंट हो, मतलब उसका खुद का होता है कि जैसे उसका माइंड किस टाइम ज़्यादा काम करता है।
तो कोई शाम को पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है। मेरा जो शेड्यूल था, मैं सुबह के टाइम में पढ़ती थी। और ऐसा ही के टाइम से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि रीट में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उनका हो गया, तो मेरे को ये लगा कि मैं रह गई हूँ, मेरा हुआ नहीं। मैंने कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम दिया था, जो मेरा क्लियर नहीं हुआ, बे पार्ट क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद में मेरे को ये बहुत होता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, सभी सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद मैंने जैसे तैयारी स्टार्ट की, तो मैं सुबह 2:30 बजे उठती थी। 2:30 बजे उठने के बाद 10 बजे तक मैं रेगुलर स्टडी करती थी। उसके बाद में दिन में मैं घंटा या 1.5 घंटा ही आराम करती थी और मैं पढ़ती रहती थी। और शाम को 7 बजे के बाद मैंने कभी स्टडी नहीं की है। ठीक है, इन्होंने भी जैसे बताया कि इन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया था और उसके अंदर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसके अलावा इन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस का भी बी पार्ट इनका जो था वो क्लियर नहीं हुआ। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ। अच्छा, होता क्या है कि राजस्थान पुलिस की, क्योंकि वो एक प्रकार से एसआई को देखे तो काफ़ी लो लेवल का एग्ज़ाम था और वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक दो असफलताएं उनको जब मिलती है तो वो हताश होकर के बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनको जब वहाँ असफलता का सामना करना पड़ा तो इन्होंने थोड़ा सा और दम भरा और थोड़ी सी और ताकत लगा करके इन्होंने तैयारी की और कांस्टेबल को छोड़ करके इन्होंने एसआई का जो एग्ज़ाम है वो इन्होंने क्लियर किया और इनको सफलता भी मिली। तो ये आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसी का परिणाम आपको मिलता है उस चीज़ का। तो साथ ही इन्होंने बताया कि देखो, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो किसी को देख करके उसको फॉलो न करें। ये नहीं है कि कोई सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ रहा है तो आप भी ये सोचो कि उसने 4 बजे उठा और पढ़ना शुरू किया और उससे उसका सिलेक्शन हुआ तो हम भी 4 बजे उठे। वो अपना जो शरीर होता है उसको जिस प्रकार से आपने सेट कर रखा है वो उसी अकॉर्डिंग चलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, आप जो समय दे रहे हो पढ़ाई के लिए वो ज़रूरी है। आप समय चाहे सुबह के समय दो, शाम के टाइम, या पूरा दिन पढ़ते हो। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिन में सोते हैं, रात को पूरी रात पढ़ते हैं और सुबह इधर उधर थोड़ा बहुत घूम के आते हैं। तो लोग सोचते हैं तो सारा दिन घूमता रहता है, भाई पढ़ता ही नहीं है। और लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो बड़ा चमत्कार हो जाता है, फिर कहते हैं इसका तो तुक्का लग गया, है ना। तो तुक्का वगैरह कुछ नहीं होता, ऐसा मेहनत करनी पड़ती है, वास्तविकता ये है। इसके साथ साथ हम आप ये बताएं गीता जी कि कौन सी किताबें आपने मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जो विद्यार्थी जब एग्ज़ाम देने की फिराक में होते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस का भी एग्ज़ाम है तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास राजस्थान जीके के लक्ष्य की बुक भी है, राजस्थान पुलिस के लिए मेरे पास राय की भी है, फलाना फलाना, मतलब बहुत सारी किताबें बता रहे हैं वो, है ना। तो आपको क्या लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर सेलेक्ट होने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ना ज़रूरी है, या कोई सिलेक्टेड किताब पढ़ी जाए, या कम पढ़ा जाए या ज़्यादा पढ़ा जाए, तो क्या उसके लिए ठीक रहेगा? सर, मेरा मानना है जैसे लक्ष्य की बुक हो या फिर कोई भी बुक हो, लक्ष्य की बात ही नहीं करती हूँ मैं, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें अपने देखते हैं कि जैसे लक्ष्य की बुक लेके चलें अपने, तो उसके अंदर भी 80% पेपर आ जाता है। तो ये नहीं है कि मतलब हम कौन सी बुक पढ़ें। अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो लक्ष्य की बुक आप पढ़ सकते हो, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की मेरिट इतनी नहीं जाती है। अगर हम उसे मतलब कोई भी बुक को अगर 15 से 20 बार पढ़ें तो मेरे को लगता है कि हम सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में मतलब 80% एग्ज़ाम है कोई भी गाइड से आ जाता है। और अगर अपने बड़े लेवल की तैयारी करें तो उसके लिए हमें अलग अलग राइटर की बुक पढ़नी पड़ती है। अगर मैं मेरी बताऊं तो मैंने 6ठी से लेकर 12वीं तक की किताबें ही पढ़ी है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स हैं। इसके अलावा जो किरण गाइड आती है इतिहास के लिए, मैंने वो पढ़ी है। तो सर, मैंने तो यही पढ़ा है। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने इतिहास की जो गाइड आती है किरण की, वो इन्होंने पढ़ी, और इसके अलावा इन्होंने जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, या कक्षा 5-6 से लेकर के 10+2 तक जो भी किताबें हैं, तो वो इनफ होती है किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए। अच्छा, उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि, और मैं भी आपको बार बार जब भी मेरी किसी विद्यार्थी से बात होती है तो मैं भी यही बताता हूँ कि आप जो गाइड लेकर के आए हो ना, आप उस गाइड को अच्छे से पढ़ दीजिए, है ना। एक गाइड को अगर आप अच्छे से पढ़ देते हो तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। उसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। और जो विद्यार्थी इधर उधर भटकते हैं कि मैंने ये पढ़ा, फिर दूसरी बुक लेकर के आया, आधा उसको पढ़ा, फिर तीसरी लाया, आधी तो सभी को पढ़ देते हैं, लेकिन लास्ट तक किसी में नहीं पहुंच पाते, और वही कमी रह जाती है सिलेक्शन न होने के कारण। फिर कहते हैं पढ़ा तो बहुत था, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे भी कुछ लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उसका मूल कारण यही है कि आप कोई भी एक बुक पढ़िए, अच्छे से पढ़ दीजिए उस बुक को, तो उसमें से आपका जो एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे एक भाई साहब है जिन्होंने मंथन नाम से एक बुक निकाली है उन्होंने, और मतलब एनसीईआरटी का जो भी मैटर है उसके अंदर डाला गया है। तो वो बुक बहुत बढ़िया बुक है, मैंने देखी खुद ने, और बहुत शानदार है। तो आप एनसीईआरटी का मैटर अगर तैयार करना चाहते हैं तो उसमें से आप पढ़ लीजिए, बढ़िया आपके लिए वो इनफ रहेगी शायद। और इसके साथ साथ हम बात करें अगर
प्रेरणा की जैसे हमने बात की कि आपको प्रेरणा मिली अपने फूफा जी से, उनको देख करके आपको लगा कि हमें तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ साथ कई बार ये भी होता है कि जब तैयारी करने बैठते हैं तो आसपास के जो लोग होते हैं या कुछ रिश्तेदारी में ऐसे लोग होते हैं जो ये बोल देते हैं कि आप जो तैयारी करें वैसा ही मतलब आपके बस की बात नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना, उसकी वजह से हम थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं एक बार। तो ऐसा आपके साथ हुआ या आपके बारे में किसी ने ऐसा कमेंट किया क्या कभी? सर अगर कमेंट की बात करें तो बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं, और आज मैं अगर इस पोजीशन पर आई हूँ तो मेरे को लगता है सिर्फ वही वजह रही होगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा, अगर मेरे को किसी ने कुछ भी बोला मैंने उसे कभी सामने से जवाब नहीं दिया। मैंने ये सोचा कि टाइम आएगा और अपने आप उनको जवाब मिल जाएगा, और आज ये हुआ भी है। जो लोग मेरा नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, आज उनके मोबाइल में मेरी फ़ोटो, मेरे स्टेटस लगे हुए हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिखा हुआ आ रहा है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, और वास्तव में हो गया। सही बात है, ये इनकी वास्तविकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में वो जानबूझ के करते हैं। जब उनको पता होता है ना कि ये कामयाब हो जाएंगे या इनका सिलेक्शन हो सकता है, तब वो जानबूझ करके ऐसा बोलते हैं कि ऐसा बोलने से हो सकता है डीमोटिवेट होकर के और ये तैयारी छोड़ देना। लेकिन हमें उनका जो प्रयास होता है हमें डीमोटिवेट करने का, हमें उसी को हथियार बना करके हमें तैयारी करनी चाहिए। और हमें ये सोचना चाहिए कि जिसने ये बात बोली इसके मुंह पे तमाचा उसी दिन मारा जाएगा जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा। तो ये सोच करके ही आपने तैयारी की, मैंने आपसे सुना, और होना भी ऐसा चाहिए। जो लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं उनके लिए हम सही सिद्ध होकर के उनको बताएं। तभी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मतलब अभी कौन सा फाइनल हो गया है, अभी मेडिकल पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, तो यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे। और फाइनल आज से मतलब जैसे मेरी ज्वाइनिंग होगी उसके 13 महीने बाद में स्टार लगे होंगे मेरे कंधों पर, और वही लोग फिर से आके घर में बधाइयाँ भी देंगे। सही बात है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब क्योंकि जलन रखने वाले बहुत सारे होते हैं, ऐसे लोग जो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि कोई भी न करें ताकि हमारे से आगे न निकलें, क्योंकि उनको पता है हम तो कुछ करके बराबर जा नहीं सकते, अगर वो आगे निकल गए तो वो आगे रहेंगे, सामान्य सी बात है। तो फिर वो इस प्रकार के कमेंट्स करते हैं कि हाँ सही बात आपकी, ऐसा बोलते हैं कि अभी कौन सा सिलेक्शन फाइनल हो गया, अभी तो मेरिट आने वाली बाकी है। हालांकि धीरे धीरे सब कुछ हो गया, अब तो फाइनल है आपका 100%। तो ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए हालांकि, पर कुछ लोग आदत के मजबूर होते हैं ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो आप भी इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिए। जो डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं उनको आप थोड़ा सा साइड में हटा दीजिए, है ना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास जो मोबाइल सभी यूज़ करते हैं आज के टाइम में, तो मोबाइल के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल चलते चलते मतलब उसकी स्पीड कम हो जाती है, धीरे हो जाता है, वो हैंग होने लग जाता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा डाटाज होते हैं, जो उसके अंदर फ़ोटोज़ वगैरह जो भी है, हम उसको डिलीट कर देते हैं। और इतना करने से क्या होता है, चमत्कार हो जाता है एक प्रकार का, मोबाइल जो है उसकी स्पीड वापस तेज़ हो जाती है ना। तो ये मोबाइल है जो एक निर्जीव है। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में भी इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आपके दिमाग में चल रही है कि फलाना क्या होगा, या सोशल मीडिया के कारण भी बहुत सारे जो युवा है वो प्रभावित हो रहे हैं ना, तो उन सब बातों को अगर आप निकाल दीजिए, जो आपके अनैच्छिक बातें हैं, मतलब की बात नहीं है, उनको निकाल करके अगर आप तैयारी पे अच्छे से ध्यान दें तो 100% सिलेक्शन हो सकता है। ऐसी कोई वो दुविधा वाली बात नहीं। और बाकी जैसे अभी इन्होंने बताया कि किसी भी बुक को आप रिपीट कीजिए, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप 10 घंटे रोज़ाना पढ़ते हैं तो 10 घंटे पढ़ने का मतलब आप हर रोज़ 100 पेज पढ़ देते हैं किसी भी बुक का, है ना। और आप जिस भी कंपटीशन की लगभग आप तैयारी करते हैं, तो ये मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े लेवल की अगर आप तैयारी करते हैं तो 1500 पेज का सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगर रोज़ 100 पेज पढ़ते हैं तो 15 दिन में आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है। और इसका मतलब महीने में आप 2 बार उस बुक को पढ़ रहे हो। अगर 6 महीने आपने तैयारी की तो आपने उस बुक को 12 बार पढ़ दिया। और 12 बार अगर किसी बुक को पढ़ दिया जाए तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी कंपटीशन को फाइट करने में आपको असफलता मिलेगी या कोई दिक्कत होगी। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। तो आप और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से उनको तैयारी, सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या कहना? आपने सोशल मीडिया का यूज़ किया, या बहुत सारे ऐप्स होते हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, तो इसका योगदान रहता है, या ये एक नेगेटिव जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो युवाओं के प्रति इनका जो ध्यान आकर्षित, युवाओं का जो ध्यान इनके प्रति आकर्षित हो रहा है, वो उनको नेगेटिविटी हो रही है या पॉजिटिविटी है, इसके बारे में थोड़ा सा? सर अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने कभी भी फेसबुक, इंस्टा वगैरह कभी भी नहीं चलाया आज तक। मैंने सिर्फ व्हाट्सएप का यूज़ किया, जैसे कोई भी मतलब वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाती हो, या फिर मैंने गूगल का यूज़ किया है। जैसे हमारे सर हैं वो बोलते होते थे कि ये सुविधा तो अकबर के पास भी नहीं थी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। और उसके अलावा सर मोबाइल का यूज़ मैंने सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए किया है,
या जैसे मैं पंजाबी सॉन्ग बहुत सुनती हूँ, तो वही जैसे मम्मी पापा वाले जो भी सॉन्ग होते हैं उनको, जैसे जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी, मेरे को ये लगता था मैं नहीं कर सकती, तब मैं ये चीज़ें देखती थी। और मेरे पापा एक सामान्य मतलब मजदूर हैं। अगर मैं दोपहर को सो रही होती थी और मेरे पापा आ जाते थे, तो मैं ये सोचती थी अगर पापा इस कड़ी धूप के अंदर काम कर सकते हैं तो क्या मैं पंखे के नीचे बैठकर पढ़ नहीं सकती। मतलब फुल मोटिवेट होती थी मैं अपने पापा से। और मेरा ये सपना था कि मैं एक दिन किसी बड़ी पोस्ट पर जाऊं और अपने मम्मी पापा का नाम करूं, और मैंने ये किया भी है। मैंने पापा को ये भी बोला था कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूं। और मतलब तुलसीदास जी की एक बात है, यानी कि किसी बेटे से अगर कुल को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, यानी कोई भी बेटा है कुल के नाम को अगर आगे ले जा सकता है तो वो उसे डुबो भी तो सकता है। यही बात मैंने अपने पापा को भी बोली है। और मेरे मम्मी पापा ने कभी ये नहीं बोला कि ये लड़की है या लड़का, हमेशा मतलब बहुत अच्छे तरह से हमें रखा है। और मैंने आज ये सब करके भी दिखाया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मतलब सभी मेरे पापा को बधाई दे रहे हैं। और गढ़साना से मतलब मैं पहली एसआई भी हूँ और पहली महिला सेलेक्ट हुई हूँ। बहुत बढ़िया, सही बात है इनकी, क्योंकि मम्मी पापा अक्सर ऐसा होता है, देखो जो मिडिल फैमिली से हैं, जिनके मम्मी पापा बेचारे काम करके, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मम्मी पापा दोनों काम करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, और मजदूरी करने के बाद भी वो जो भी खर्चा लगता है अपने बच्चों पे वो लगाते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं उनको। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे, हालांकि अधिकतर बच्चे तैयारी करते हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कई बार हम रास्ता भटक जाते हैं और उस चीज़ को ध्यान में न रखते हुए हम जो पैसे दिए जाते हैं वो पढ़ाई के प्रति, और हम ऐसे वैसे कामों में इधर उधर लगा देते हैं उनको। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए अच्छे से कि हमें हमारे मम्मी पापा जो है उनकी हमारे प्रति क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या वो सोच रहे हैं हमारे बारे में। क्योंकि आप जब फॉर्म भरते हो किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आप तो केवल फॉर्म ही भर रहे हो, लेकिन आपके मम्मी पापा को ये लगता है कि शायद ये सिलेक्ट हो गया हो। उनकी उम्मीदें उस समय से इतनी मतलब वो प्रभावित हो जाते हैं उन उम्मीदों को लेकर के। और लगभग कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, आपके फॉर्म भरने के बाद वो बताने लग जाते हैं कि हमारे बेटे ने ये फॉर्म भरा है, थोड़े समय बाद रिजल्ट आएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, भांति भांति की बातें। और सिलेक्ट होने के बाद में आपकी शादी के बारे में या आपके भविष्य के बारे में बहुत सारी प्लानिंग वो कर लेते हैं। तो आपका एक सिलेक्शन न होने के कारण या आपकी तैयारी न करने के कारण उनकी सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है। तो आप उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रख करके तैयारी करें, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। मम्मी पापा को आप एक बार ज़रूर, दिन में एक दो बार आप ज़रूर सोचें कि मम्मी पापा आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और जो वो सोच रहे हैं क्या आप वही कर रहे हैं या आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो इतना सा अगर आप एक दो बार दिन में सोच लेते हैं, तो आप अगर गलत रास्ते पे चल रहे हो तो ऑटोमेटिक आप सही रास्ते पे आ जाओगे और आप मोटिवेट होकर के तैयारी करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और लास्ट में जाते जाते आप अगर कोई विशेष बात जो विद्यार्थियों के जीवन में एक प्रकार से कोई, जैसे बोलते हैं ना ट्रिक, वो ट्रिक अगर कोई साबित हो सकती है तो ऐसी बात बताए। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। इन्होंने बताया कि तैयारी इन्होंने काफ़ी समय से की थी, लंबे समय से तैयारी करने के बाद इनका सिलेक्शन हुआ है। आप ये सोच लें कि 3-4 महीने तैयारी करके और सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, वरना आप हताश होकर के बैठ जाएं तो ऐसा तो फिर आप बिल्कुल अपने साथ नाइंसाफ़ी करें, किसी उस दूसरे के साथ नहीं करें। तो फिर भी आप बताएं इसका कोई शॉर्टकट है या वास्तव में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, या अगर थोड़ा सा सिस्टम बना करके पढ़ा जाए, ज़्यादा अपने आप पे लोड न दिया जाए तो भी सिलेक्शन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा बोझ अपने आप पे डाल करके पढ़े तब सिलेक्शन होता है। सर, जैसे मेरा मानना है कि एक दिन में कभी भी चमत्कार नहीं होता है। काफ़ी लंबे टाइम से, जैसे मैंने भी काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी की है। तैयारी मतलब छोटी या बड़ी नहीं होती है, सही डायरेक्शन में तैयारी होती है। जैसे कोई भी काम करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, तो मुझे लगता है कि स्टडी में भी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे सर आप हिस्ट्री कराते हैं तो मतलब बहुत अच्छा करवाते हैं। जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, किसी भी एग्ज़ाम की नीड है ये, यानी कि नीव जिसे अपने बोलते हैं। तो ये जो मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब मेरा मानना है कि आप सर के चैनल पर जो सर हिस्ट्री करा रहे हैं, रीजनिंग करा रहे हैं, कांस्टेबल के जो भी विद्यार्थी हैं, तो मैंने खुद इनकी क्लासेस देखी है, बहुत अच्छा करवाते हैं सर। अभी आगे जैसे मैं आरएस की तैयारी करूंगी तो मैं भी सर के चैनल को ज़रूर देखूंगी, बहुत अच्छा करवाते हैं, आप भी एक बार देखें। और कोई भी तैयारी, जैसे कोई भी फ्रेश स्टूडेंट होता है तो उसको कोचिंग की एक बार ज़रूर आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें घर पे बैठ के एकदम से समझ नहीं आती है। कोचिंग तो मैंने भी ली है। तो मेरा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कांस्टेबल चाहे आरएस, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, तो उसे एक बार कोचिंग ज़रूर लेनी चाहिए और बार बार कोचिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम कोचिंग 1 घंटा करते हैं तो घर पर
जाकर उसी चीज़ को हमें 3 घंटा देना होगा, तभी हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं तो हम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये बोलना गलत है कि कोचिंग में कुछ नहीं करवाया गया। कोचिंग में जो चीज़ें करवाई गई है वो हमारी बेसिक है, और कोचिंग से मतलब ये नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता है, घर पे हमें सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है। तो मेरा यही मानना है कि आप सभी कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करेंगे और सिलेक्ट जरूर होंगे। थैंक यू। ठीक है गीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इन्होंने जैसे कि बताया कि देखिए, मैं और आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ अब ये बहाने भी आपके पास नहीं रहे कि हम कोचिंग नहीं जा सकते या कोचिंग से बहुत दूर हैं, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन स्टडीज़ का बहुत बढ़िया सहयोग आपको मिलता है। आप यूट्यूब चैनल पे, किसी भी चैनल पे जा कर के आप कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आता, आप सर्च मारिएगा, 100 प्रकार के आपको टीचर्स वहाँ पढ़ाने वाले मिलते हैं ना। तो ये बहाने आपके बिल्कुल नहीं चल सकते कि हमें समझ नहीं आता या हम कोचिंग नहीं जा पाए। हालांकि ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर थोड़ा कंपटीशन हो जाता है, साथ में बैठ कर पढ़ते हैं। तो अभी जैसे लॉकडाउन के अंदर थोड़ी कोचिंगें बंद थी, तो कुछ लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, बोले कोचिंग बंद हो गई। बढ़िया मौका था, अगर आप तैयारी करते इन 4-5 महीनों के अंदर, तो वो लोग जो खाली बैठे हैं उनसे बहुत आगे निकल जाते। अभी भी कुछ नहीं गया है। राजस्थान पुलिस की जो तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं, 2 मंथ का समय आपके पास बचा है, तो इन 2 मंथ्स को आप अच्छे से यूज़ करें और 2 महीने के अंदर भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं आराम से। ठीक है गीता जी, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप यूं ही आगे बढ़